तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो मुंबई में रहने वाले लोगों के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज है और देश के लिए भी, क्योंकि पूरे देश का सबसे लंबा जो सी ब्रिज है उसका कंस्ट्रक्शन एटलीस्ट कनेक्शन के हिसाब से कंप्लीट हो गया है। और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर MTHL या मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड या लिंक ब्रिज। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेगमेंट्स है उनको लगाने के बाद में जो ब्रिज का कंटिन्यूअस सेक्शन है, यानी एक छोर से लेकर दूसरे छोर के बीच में जो पूरे डेक है उसकी कंप्लीशन का काम हो जाएगा। ये वैसे हमने 2-3 दिन पहले ही बताया था और अब ये कल के दिन जब कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर जो CM और डिप्टी CM है महाराष्ट्र के, उनके द्वारा पहली गाड़ी को ड्राइव तो किया ही गया इस रोड के ऊपर, लेकिन साथ साथ एक बस को भी, एक डबल डेकर बस को भी इसके ऊपर से चलाया गया। जो लोग इस ब्रिज के बारे में नहीं जानते तो ये 21 किलोमीटर का ब्रिज है जहाँ पर मोर देन 12 किलोमीटर का सेक्शन समुद्र के ऊपर है, जिसकी वजह से ये ना सिर्फ देश का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज बनता है लेकिन दुनिया के अंदर भी तो लॉन्गेस्ट सी ब्रिज बनता है। जो सदर्न मुंबई है और नवी मुंबई के एंड की वाली कनेक्टिविटी है या मेनलैंड वाली कनेक्टिविटी है वो इससे ज़्यादा बेहतर बनती है और पुणे गोवा सदर्न साइड में जाने वाला जो ट्रैफिक है वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है उसके साथ में ये कनेक्शन प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग नॉर्थ में से पूरे घूम के जाना पड़ता है मुंबई के अगर बाहर जाना है तो वो भी इस ब्रिज की वजह से अब नेसेसरी नहीं होगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है वेस्ट बंगाल से, जिन्होंने कैबिनेट मीटिंग ली है और उसके अंदर अप्रूवल दिया है एक नया कैंसर केयर हब बनाने के लिए। और ये जो कैंसर केयर हब होगा वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल TMH मुंबई के साथ में मिलकर बनाया जाएगा। तो जो CM है वेस्ट बंगाल के, उनके द्वारा वैसे ये प्रोजेक्ट जून 2021 के अंदर अनाउंस किया गया था और 7 मंथ्स ऑफ हॉस्पिटल के अनाउंसमेंट में CCH का जो इनिशियल आप कह सकते हो विंग है वो ऑपरेशन होना वैसे शुरू भी हो गया था। अभी जो ग्रीन सिग्नल मिला है स्टेट कैबिनेट का, उसके बाद में जो न्यू यूनिट है उसके सेटअप के काम को स्पीड मिलेगी। और इसके अलावा प्लॉट नंबर 1 जो है उसको आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है। यहाँ पर दोस्तों जो IPGMER है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, वो इसके ऑपोजिट में मौजूद है, जिसकी वजह से काम करेंगे। वैसे जो कैंसर हॉस्पिटल बनेगा वो ग्राउंड प्लस 10 स्टोरी की एक बिल्डिंग होगी, सरकारी जमीन पे ये बनेगी और जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट आज के डेट में जरूरी है कैंसर केयर के लिए वो यहाँ पर इंस्टॉल्ड होंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है ओडिशा की गवर्नमेंट से, जिन्होंने ₹20.1 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट्स अपनी स्टेट के अंदर लाई है फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर। और अभी तक जो रैंकिंग्स निकल कर आ रही है स्टेट्स के हिसाब से वहां पर ये नंबर 2 पे निकल के आ रहा है, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। क्योंकि अब जानते हो कि देश के अंदर जो बड़े स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये हमेशा रैंकिंग के हिसाब से काफ़ी ऊपर रहते हैं। ओडिशा कहीं ना कहीं पर जो है एक थोड़ा गरीब स्टेट माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली ये ग्रोथ कर रहा है। और इसी के अंदर देखने मिल रहा है कि अब तक जो फर्स्ट क्वार्टर निकला है उसके हिसाब से यहाँ पर इन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाई है। यहाँ पर इन्होंने सेकेंड पोजिशन की सबसे इन्वेस्टमेंट्स लाई है। अब वैसे धीरे धीरे जैसे इन्वेस्टमेंट सीजन आएंगे, अलग अलग स्टेट्स अपने इन्वेस्टमेंट सबमिट करेंगे तो रैंकिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन 20.1 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कम नहीं होती और अभी तो पूरा साल बाकी है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है नॉर्थ ईस्ट और बाकी इंडिया के एयर कनेक्टिविटी से रिलेटेड, जहां पर समर वेकेशन को देखते हुए और ओवरऑल आसाम एंड मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो टूरिज्म बढ़ रहा है उसको देखते हुए फ्लाइट्स कुछ एयरलाइंस ने शुरू कर दी है नॉर्थ ईस्ट और मेनलैंड इंडिया के बीच में। यहाँ पर अकाशा एयर ने डेली फ्लाइट शुरू कर दी है गुवाहाटी के लिए, स्पाइस जेट ने भी आसाम के तेजपुर में फ्लाइट शुरू की है, इम्फाल के लिए भी और अगरतला के लिए, और इंडिगो ने अपना कहा है कि वो 70+ जो फ्लाइट्स उनकी वैसी चलती है इस एरिया के अंदर वो यहाँ पे जारी रखेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जो उड़ान स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक वाली स्कीम, वहाँ पर कई सारे एयरपोर्ट जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर है वो इंक्लूडेड है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज फ्लाइट चलती है। गवर्नमेंट इनके अंदर आधा पैसा देती है टिकट्स का, जिसकी वजह से यहाँ पर और ज़्यादा डिमांड देखने मिल रही है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है बेंगलुरु मेट्रो या नम्मा मेट्रो से रिलेटेड, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जीतने के 4 साल बाद चाइना बेस्ड कंपनी जो है चाइना रेलवे रोलिंग स्टॉक कॉर्पोरेशन या CRRC, उनके द्वारा फाइनली 2 ट्रेन अगस्त दिस ईयर सप्लाई हो जाएगी। तो दोस्तों ये आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। कई सालों पहले जब बेंगलुरु मेट्रो का काम शुरू हुआ था तो ऑब्वियसली रेक्स के लिए ऑर्डर्स दिए जाने थे, कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने थे, तो चाइनीज कंपनी उसके अंदर जीत गई थी, हमने उसको ऑर्डर भी दे दिया था। अभी करंटली दोस्तों होता नहीं है, पिछले 2-3 साल से हम चाइनीज कंपनी को अलाउ ही नहीं कर रहे, लेकिन उस समय पे दे दिया गया था। तो अभी उसको ऑर्डर को जो है इंपॉर्टेंस देना जरूरी था। 1578 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन उसके बाद में हुआ ये कि जो चाइनीज कंपनी है ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देने लगी, ये ठीक से टाइम पे ट्रेन दे नहीं रही थी, ये जो है इसका डेवलपमेंट ठीक से नहीं कर रही थी। और बेंगलुरु ने फिर इसके बाद में फाइनली नोटिस इशू कर दिया CRRC को कि वो जो बैंक गारंटी 372 करोड़ रुपीस की दे चुके हैं उसको वो जब्त कर लेंगे अगर उन्होंने कोचेस को नहीं दिया तो। और इसकी वजह से फाइनली किया ये चाइनीज कंपनी ने के अंदर के कोलकाता वेस्ट टीटागढ़ वैगन्स के साथ में पार्टनरशिप की और जो बचे हुए कोचेज होंगे बेंगलुरु मेट्रो के वो अब सप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। अगली दूसरी खबर आ रही है वो है हरियाणा चीफ मिनिस्टर से, जिन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले किया है बहुत ज्यादा डीलेड इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट के लिए,
जो कि गन्नौर में है। तो यहाँ पर एक हाई लेवल मीटिंग ली गई थी जिसके बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के साथ मिलकर इसका फिर फाइनलाइजेशन हुआ और 100 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ में मिलकर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये काइंड ऑफ एक इनोवेटिव और काफी ज्यादा यहाँ पे अलग अलग चीजें होंगी, और साथ साथ जो फाइनल अप्रूवल्स है वो एक पोर्टल के जरिए दी जाएगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है देश के पहले अर्बन नाइट सफारी से रिलेटेड, जो कि शुरू होगी लखनऊ के अंदर। तो दोस्तों कुकरेल जू की जो नाइट सफारी है वो 2023 के एंड तक कंप्लीट होगी, ऐसा उन्होंने कहा है। तो बेसिकली 2027 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया जो लखनऊ के पास में है उसको ये यूज करने वाले हैं नाइट सफारीज के लिए। ये इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इन चीजों के हिसाब से यहाँ पर चीजें जो है की जाने वाली है। अप्रूवल दोस्तों वैसे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने के लिए, कंजर्वेशन जोन बनाने के लिए, उसके बाद सफारी शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा होता है, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, सेंट्रल जू अथॉरिटी, अलग अलग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, स्टेट्स, इनकी अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। तो वो चीजों के ऊपर काम चल रहा है, लेकिन जल्दी यहाँ पे नाइट सफारी भी देख। अगली दोस्तों को बता रही है वो है ONDC या ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स से, जिन्होंने गोल सामने रखा है कि वो 1 लाख डेली यूजर्स तक पहुंचना चाहते हैं रिटेल सेगमेंट के अंदर आने वाले कुछ महीनों के अंदर। तो दोस्तों अभी ONDC का पहला वर्जन चल रहा है जो काफी ज्यादा आप कह सकते हो बहुत ही ज्यादा इनिशियल फेज में है। इसका जो सेकंड वर्जन है या आप कहे तो ये जो ग्रिड है वो आने वाले कुछ महीनों में लॉन्च होगा, जिसके बाद में एक्सपेक्टेशंस ये है कि कई सारे फीचर्स के एडिशन की वजह से कस्टमर एक्सपीरियंस और जो रिटेल इसके साइड वाला हिस्सा है इस पोर्टल का वो बेहतर बनता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण ये लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और अकॉर्डिंगली ONDC एक नया गोल रख रहा है, तो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए ONDC भी पॉपुलर बनता जा रहा है। अगली खबर दोस्तों आ रही है वो है पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जिन्होंने कहा कि वो नियर कर रहे हैं कंप्लीशन अपनी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर, जहाँ पर शहर के अंदर क्या क्या जरूरत है रोड डेवलपमेंट्स की उसके बारे में रिपोर्ट बनाई जाएगी। तो दोस्तों अगर इस रिपोर्ट के बारे में पढ़े तो बहुत ज्यादा एम्बिशियस अब तक जो भी रिपोर्ट्स रेडी हुई है उसके हिसाब से। तो एक प्रपोज्ड रिंग रोड है 128 किलोमीटर का, 15 फ्लाईओवर्स है, 2 रेलवे फ्लाईओवर्स है और 5 टनल्स यहाँ पे लिखी गई है। PMRD ने वैसे दोस्तों कहा है कि यहाँ में से कुछ रोड जो बनने हैं वो अभी करंटली जरूरी होने की वजह से 5 किलोमीटर स्ट्रेच के अंदर उन्होंने लैंड एक्विजिशन भी शुरू कर दिया है कुछ नए रोड्स को बनाने के लिए। लेकिन जैसे फाइनल रिपोर्ट्स आती है हमें पुणे के अंदर एक बहुत बड़ा रोड प्लान बनते हुए नजर आएगा। अब दोस्तों ये रिपोर्ट है, गवर्नमेंट बाद में डिसाइड करेगी एक्चुअल में कौन से रोड्स बनाने हैं, लेकिन करंट नीड्स के हिसाब से नीड्स पुणे की बहुत ज्यादा नजर आ रही है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड, जिन्होंने 211 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड दे दिया है डिफेंस कंपनीज को। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस कॉरिडोर बनना था जिसके लिए 222 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड डिसाइड किया गया था, तो उसमें से 211 दे दिया गया है डिफेंस कंपनीज को, और इन्होंने काम शुरू कर दिया है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेटअप करने के लिए, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने कहा है। और साथ साथ ये जो 222 एकड़ की लैंड एलोकेट की गई थी उसके बाहर भी अब डिमांड आना शुरू हो गई है, ऐसी खबर यूपी की गवर्नमेंट ने दी है। यानी कि जो डिफेंस कॉरिडोर कुछ सालों पहले बनना शुरू हुआ था वो अभी ऑलरेडी सैचुरेशन लेवल तक पहुंच रहा है। अब ऑब्वियसली कई सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू करने में समय लगेगा, लेकिन एक्चुअली फैक्ट्रीज जो है वो बनना शुरू हुई है कुछ महीनों में और कुछ सालों में हमें इनमें से प्रोडक्शन भी होते हुए नजर आएगा। आज के आस्क सवाल के बारे में बात करें तो रवि देतरोजा पूछते हैं सिटीज में बस की जगह रोपवे का यूज हो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो कैसा रहेगा। तो देखो यार बहुत नीड्स और रिक्वायरमेंट्स अलग होती है रोपवे और बस की। बस बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पैसेंजर्स को ढो सकती है, बस जो है ऑल्टरनेटिव रूट्स ले सकती है, बस कई जगह पे चलाई जा सकती है, बस को रोड अगर छोड़ दे तो कोई भी परमानेंट इंफ्रा नहीं होता। तो इस वजह से बस ऐसे सिटीज में इजीली ज्यादा बेटर है जहां पर ज्यादा डिमांड है, ज्यादा लंबे रूट्स है, जहां का ज्योग्राफी जो है थोड़ा इजी है, वहां पे इजी है। लेकिन रोपवे उन जगहों पे बेहतर आती है जहां पर रोड छोटे हैं, बसेस नहीं है, डिमांड थोड़ी लिमिटेड है, वहां पे टेरेन काफी डिफिकल्ट है, वहां पे रोड्स एंड जो आप कह सकते हो हाईवेज मेट्रोस का नेटवर्क इजीली नहीं बन सकता। रोपवेज वहां पर सही होती है, और इसकी वजह से जो रोपवे प्रोजेक्ट है जहां पर 100 से ज्यादा बनने हैं ऐसे रोपवेज वो बन रहे हैं ऐसे ही शहरों के अंदर। वाराणसी के अगर हम एरियाज को ले तो वहां पर सड़कें तंग है, अगर हम मनाली रोपवे प्रोजेक्ट को ले तो आप जानते हो कि डिफिकल्ट टेरेन है, रोड डिफिकल्ट है, तो वहां पर ये रोपवे प्रोजेक्ट बन रहे हैं। और ये सीजनल डिमांड या लो डिमांड या टूरिस्ट डिमांड से ज्यादा इंड्यूस होने वाले डिमांड्स होंगे, जिसके कारण रोपवे हर शहर में नहीं बन सकती। अब ऑब्वियसली कुछ एप्लीकेशंस आते हैं, फॉर एग्जांपल मुंबई में गोराई और कांदिवली के बीच में बहुत बड़ा पानी की बॉडी है, जिसकी वजह से यहाँ पे रोड बनना डिफिकल्ट है और व्यूज जो है बहुत कम हो, क्योंकि गोराई में लोग कम रहते हैं, मड आइलैंड में लोग कम रहते हैं, तो यहाँ पर रोपवे प्रोजेक्ट जो है वो बनाने का काम चल रहा है। लेकिन पूरे के पूरे शहर में बस को रिप्लेस हम नहीं कर सकते। जनरली अगर बस की भी बात छोड़ दे तो कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन किसी भी दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को डायरेक्टली रिप्लेस नहीं कर सकता अगर वो सेम लेवल पे नहीं है तो बस, रोपवे, मेट्रो, रोड्स, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स, RRTS कुछ भी हो, ये अपने अपना रोल प्ले करती है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है आप नीचे कमेंट्स में मुझे #आस्कपीटी के साथ में पूछ सकते हो। अगर आपके पास कोई न्यूज सबमिट करने के लिए है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगर आप फर्स्ट हो तो सबमिट करने के लिए तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है हमारे टाइम स्टैम्प्स के अंदर। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगले वीडियो में।